हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। ये चैप्टर 8 है, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको इस चैप्टर का। इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग बात की गई है। जैसे हम सबको पता है कि एटमॉस्फेयर एक इन्वेलप की तरह काम करता है हमारे अर्थ के लिए, और जो एयर है वह बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हर एक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हम जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, और जो एयर होता है वो कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, और हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं जब विंड ब्लो होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में रखो, और जो जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगता है वो सब मार्क करते जाओ ताकि ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करे। ठीक है, अब हम इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसका परसेंटेज कितना है, 78.08%। मतलब सबसे ज़्यादा क्या है एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट में जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का एटलीस्ट इन तीनों का तो परसेंटेज याद कर लेना, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हम कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, टेबल 8.1 तो हमने देख ही लिया है कि कितने कितने परसेंटेज होते हैं हर एक गैसेस के। जो प्रोपोर्शन होते हैं गैसेस के वो चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है, वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, और जब डेंसिटी कम होती है तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो जैसे अर्थ का सरफेस है उससे 120 किलोमीटर ऊपर तक जब हम जाएंगे वहाँ तक ही ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या है, वो 90 किलोमीटर तक अवेलेबल होता है। ये अर्थ सरफेस के ऊपर 90 किलोमीटर तक ही अवेलेबल होता है। गैसेज में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये मीटरोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है, क्योंकि ये क्या कैसे एक्ट करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए, बट ओपेक होता है ये आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के लिए। मतलब ये कि जब सोलर रेडिएशंस आते हैं, सन से जब सोलर रेडिएशंस आते हैं अर्थ की तरफ, तब ये उसे आने तो देता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है आने वाले सोलर रेडिएशंस के लिए। लेकिन जब जो टेरेस्टेरियल रेडिएशंस होते हैं, मतलब जो अर्थ जो रेडिएशंस छोड़ते हैं उसको ये जाने नहीं देता, ये उसको ट्रैप कर देता है। तो इसलिए ये ओपेक हो जाता है जाने वाले आउटगोइंग टेरेस्टेरियल रेडिएशंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये टेरेस्टेरियल रेडिएशन के कुछ पार्ट्स को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ के सरफेस की तरफ, इसलिए ये हीट ट्रैप हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने ग्रीन हाउस देखे होंगे, जनरली आपने देखा होगा कि एक ग्लास का हाउस बनाया जाता है कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और वहाँ पे हीट को कंट्रोल किया जाता है, एक तरह से हीट को ट्रैप किया जाता है वहाँ पे, ताकि जो भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है जितने हीट की वो हीट उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। वहीं से ये टर्म लिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो वॉल्यूम है दूसरे गैसेस का वो तो कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर में, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जब इनका कंबसन होता है, जब इसको जलाया जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तैयार करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है एयर का वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है, वो है ओजोन। ओजोन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है। ये आगे भी हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जब लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अर्थ के। तो ओजोन क्या होता है, O3। ठीक है,
ये भी ये O3 गैस है, और ये क्या करते हैं, ये एक फ़िल्टर का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब सन से जो रेडिएशंस आते हैं उसमें जो अल्ट्रा वायोलेट रेज होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं सब ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्किन कैंसर, स्किन बर्न ये सब कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रा वायोलेट रेज को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो ओजोन लेयर्स होते हैं। इसलिए ये एक फ़िल्टर का काम करते हैं, क्योंकि ये इनको एब्जॉर्ब करके, अल्ट्रा वायोलेट रेज को एब्जॉर्ब करके अर्थ तक पहुंचने से इनको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है एयर में। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है जब एल्टीट्यूड बढ़ता है। तो जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ना, वैसे वैसे ये एयर का जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है और वाटर वेपर जो होता है वो बहुत हैवी होता है, तो एयर उसको कैरी नहीं कर पाता और वाटर वेपर नीचे चला आता है, फ्लो मतलब नीचे वो गिर जाता है। तो इसकी वजह से जो है वाटर वेपर जो है वो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ये डिक्रीज होता है क्वांटिटी में। इसको और भी डिस्क्राइब्ड वे में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। और जो लैटीट्यूड की बात अगर हम करें तो इक्वेटर से जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे वाटर वेपर जो है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो वाटर वेपर वो उस वे में भी वाटर वेपर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो वार्म और वेट ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर ज़्यादा होगा। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या होते हैं ना कि जो वाटर वेपर होते हैं उनका वॉल्यूम एयर के 4% तक चला जाता है। लेकिन जब जो ड्राई और कोल्ड डेजर्ट और पोलर रीजन है, डेजर्ट में क्या है, वाटर बॉडीज़ ही नहीं है, टेम्परेचर तो है बट हाई है बट वाटर बॉडीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेपराइजेशन नहीं हो पाता। और पोलर रीजन में टेम्परेचर डाउन है तो वहाँ पे वेपराइजेशन नहीं हो पाता। तो इवेपोरेशन कम होने की वजह से जो डेजर्ट वाला एरिया है और जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे वाटर वेपर कम होते हैं, तो उनका परसेंटेज एयर के 1% तक होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब इसका काम क्या है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। ये क्या करता है, जो सन से जो इंसोलेशन होता है, जो सन से जो रेडिएशंस आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हीट रेडिएट होती है अर्थ से उसको भी प्रिजर्व करके रखता है। तो ये क्या करता है, एक ब्लैंकेट का काम करता है हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, जो ब्लैंकेट हम जब हम ब्लैंकेट लेते मतलब यूज़ करते तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी से हीट रिलीज होती है उसको वहीं पे रोक देता है। ठीक है, और जो बाहर से जो ठंड होती है, बाहर का जो ठंड का टेम्परेचर उसको अंदर नहीं पेनिट्रेट होने देता है। तो ये इस तरह से वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है। तो यही काम जो है वाटर वेपर हमारे अर्थ के लिए करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर की मदद से अर्थ जो है वो अपने टेम्परेचर को बैलेंस कर पाता है, और इसलिए अर्थ ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। कैसे? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो एयर में क्या होगा, एयर में वाटर वेपर ज़्यादा होगा, वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, हवा गर्म होगी, गर्म होके गर्म हवा ऊपर जाती है, और ऊपर जो ठंडी हवा होगी उससे जब ये मिलेगी तो क्या होगा, टर्ब्यूलेंस क्रिएट होगा, प्रेसिपिटेशन होंगे, रेनफॉल होंगे। तो इसलिए वो हवा को क्या कर देगा, इनस्टेबल कर देगा, और इसलिए स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी वाटर वेपर पे भी डिपेंड करती है एयर की। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, डस्ट पार्टिकल। एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट कैपेसिटी होती है स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को भी कैरी करने की। ठीक है, अब ये कौन से स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सी सॉल्ट्स हो सकते हैं, फाइन सॉइल्स हो सकते हैं, स्मोक सूट हो सकते हैं, ऐश, पॉलन, डस्ट, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियर्स हो सकते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जनरली क्या होते हैं, लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो होते हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का लोअर लेयर्स होता है ना वो अर्थ के सरफेस के पास होता है। अर्थ के सरफेस में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ की हवाएं जो है
वो उन्हें डस्ट को यहाँ से वहाँ लेके जाती है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। हालांकि जो कन्वेंशनल एयर करंट्स होते हैं वे इन डस्ट पार्टिकल्स को ग्रेट हाइट तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल एयर करंट जो है वो हवा को ऊपर लेके जाएंगी, तो वहाँ उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी ऊपर जाएगा। जो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन होता है डस्ट पार्टिकल्स का, ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हवाएं क्या होती हैं, ड्राई होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, ठीक है। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में हवाएं जो होती हैं वो वेट होती हैं। हवाएं अगर वेट होंगी ना तो डस्ट पार्टिकल्स थोड़ा उतना लूजली पैक्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हवाएं उनको नहीं लेकर जा पाती, वो किसी चीज़ से चिपके होंगे तो वो हवाओं के साथ नहीं उड़ते हैं, ठीक है। और इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि बारिश हो जाती है, बारिश होने से क्या होगा, जो भी हवा में डस्ट पार्टिकल्स है वो बारिश की बूंदों के साथ नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ड्राई एरियाज हैं वहाँ पे हवाएं ड्राई हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड हैं, ठीक है, सूखे हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो हवाएं उनको अपने साथ कैरी करती हैं। और जब वो हवाएं उन्हें अपने साथ कैरी करती हैं तो क्या होता है, हवाओं में डस्ट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल अगर है हमारे एटमॉस्फेयर में तो उसका क्या काम है, ये डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ये भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब वो एक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं जिसके अराउंड वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होता है। वाटर वेपर को कंडेंस होने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वाटर वेपर इन डस्ट पार्टिकल्स को एज अ सरफेस यूज़ करके इनके अराउंड कंडेंस होता है और क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे जो इस चैप्टर का जो आगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसे हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड और आई होप कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के आंसर करूँगी और जो भी आप एडवाइस है वो भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।